पाकिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट जनाब रामनाथ कोविंद साहब, सिक्किम के साबिक गवर्नर जनाब प्रसाद साहब, त्रिपाठी जी, अलग अलग जगहों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर साहिबान, प्रोफेसर साहिबान, दूर दराज इलाकों से आए हुए डेलीगेट्स जो इस सेमिनार में शामिल होने के लिए आए हैं, सुलभ से जुड़े हुए तमाम कारकुन जो हैं यहाँ पे मौजूद, पाठक साहब के कुंबे के मेंबरान साहब, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं आज आपके साथ इस बड़े मुबारक मौके पर हूँ, जबकि ये सेमिनार भी शुरू हो रहा है और पाठक साहब का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि तुम जियो हज़ारों साल, हर साल के हों दिन 50,000। सुलभ पाठक साहब के साथ जुड़ा है और पाठक साहब सुलभ के साथ। पाठक साहब ने ये मुहिम आज से 50 साल पहले शुरू की और अपनी ज़िंदगी में ही इस मुहिम को न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में एक्नॉलेज किए जाने को, उसको माने जाने का, उसको लोहा मनाने का नज़ारा भी खुद देखा। ये मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ की आबादी है इस मुल्क में। इसमें कोई भी चैलेंज छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्क ही इतना बड़ा है तो चैलेंज छोटा नहीं हो सकता। खाओ सैनिटेशन का चैलेंज ही क्यों ना हो। हकीकत ये है कि इस मुल्क में 140 करोड़ आबादी में से तकरीबन 30% आबादी जो है वो गरीबी की सतह से नीचे है। ये 30% जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, उस वक़्त भी 30% आबादी जो थी गरीबी की सतह से नीचे थी। आबादी उस वक़्त 40 करोड़ के करीब थी, तो मान लीजिए 10 करोड़ के करीब लोग जो थे वो गरीबी की सतह से नीचे थे। 75 साल में वो 10 करोड़ बढ़कर अब 40 करोड़ हो गए। उनकी गरीबी हटाना जो है, उनको गरीबी की सतह से ऊपर लाना बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन पाठक साहब ने जो उस गरीब ज़दा या गुर्बत ज़दा सतह को एड्रेस करने के लिए जो चैलेंज चुना, उसमें वो तबका है जो उस 30% में से भी गरीब तरीन है। वो लोग थे जो समाज में निचली लेवल के ऊपर, निचली सतह के ऊपर माने जाते थे। जैसे उषा जी ने बताया कि मल ढूंढने वाला काम जो था वो एक ऐसा कलंक था जो कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। मैंने खुद देखा है कि ये सिलसिला था। कई लोग ऐसे हैं नई पीढ़ी के लोग जो शायद ये कंसीव ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते कि कभी ऐसा भी हुआ करता था। लेकिन मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं
जम्मू कश्मीर में एक छोटे से कस्बे से जब जम्मू एक बड़े शहर में आया तो वहाँ मैंने देखा कि ये सिलसिला ऐसे है कि एक सुबह एक औरत आती है, सर पे टोकरा लाती है, वो मैल उठा के ले जाती है। जहाँ से मैं आया था वहाँ पर इस किस्म का सिलसिला नहीं था। वहाँ में खुले में सोच करने की आज़ादी थी, और यहाँ जब मैंने ये देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग काम कोई नहीं हो सकता। अब सेंसिटिव तबीयत की बात है, पाठक साहब सेंसिटिव थे, इन्होंने उस तबके को चुना ऊपर लाने के लिए, उस तबके में रिफॉर्म करने के लिए, उस तबके की मदद करने के लिए उन्होंने काम शुरू किया। और आज ये सूरत है कि सारे मुल्क में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये मूवमेंट जो है ये पकड़ चुकी है, जड़ें पकड़ चुकी है, और इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। 30% आबादी अगर गरीब हो तो जाहिर है कि बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस समाज सेवा के नाम पे अपना काम शुरू करती हैं। जैसे पाठक साहब ने कहा, हमारी तो एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वाहिद एक ही ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये सैकड़ों होंगी, सैकड़ों सोसाइटीज़ होंगी इस मुल्क में जो समाज सेवा के नाम पे काम करती हैं। कुछ अच्छा काम भी कर रही हैं, कुछ के ऊपर सवालिया निशान भी हैं। जैसे पाठक साहब ने खुद कहा कि जब कोई NGO को के नाम पे किसी को अप्रोच करता है तो आदमी पूछता है, अच्छा तो आप NGO चला रहे हो, तो मतलब यह है कि कुछ न कुछ आपका इसमें माली फ़ायदा है जिसकी वजह से आप चला रहे हो। लेकिन सुलभ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मुतल्लिक 50 साल में आज तक न किसी अदालत में, न किसी पुलिस स्टेशन में, न किसी और फोरम में कोई इल्ज़ाम लगा हो कि यहाँ पे किसी ने पैसे गबन कर लिए, यहाँ पे किसी ने कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया। वो इसलिए कि इसका रहबर जो है वो अपने असूलों के ऊपर इस तरह कायम है कि न वो तो खुद खाएगा न किसी को खाने देगा। ऐसा रहबर हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मूवमेंट किसी गलत रास्ते पे चली जाए। हिंदुस्तान की सरकार के 9 रत्न हैं। कहा जाता है कि हिंदुस्तान की सरकार में 9 रत्न हैं। 9 रत्न का मतलब है पब्लिक सेक्टर में सरकारी मदद से सरकारी कंपनियां जो हैं वो 9 ऐसी हैं जो फ़ायदे में हैं, बाकी सब नुकसान करती हैं, नुकसान में होती हैं, रेड में चली जाती हैं, उनके पास फ़ायदे की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो 9 कंपनियां जिनमें ONGC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, इस तरह से टोटल 9 रत्न हैं जो फ़ायदे में हैं और उनको सरकार भी मानती है कि हमारे 9 रत्न हैं। तो NGO सेक्टर में मैं समझता हूँ कि एक ही रत्न है और वो है सुलभ। भारत सरकार ने तो पाठक साहब को पद्म विभूषण से नवाजा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर पाठक साहब जैसा गांधीयन सेल्फ इफेसिंग पर्सनैलिटी जिसने सारी ज़िंदगी जो है इस काम पे लगा दी और इस मेहनत के साथ और इस सिंसेरिटी के साथ इसको वहाँ पहुँचाया जहाँ आज वो पहुँचे हैं, तो क्या वो भारत रत्न के हकदार नहीं हैं? देखिए, हज़ारों साल से ये मैल ढोने का काम चल रहा था, हज़ारों साल से, जिसका अंत करने का सिलसिला पाठक साहब ने शुरू किया। तो अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, कहते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी
बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, कि हजारों साल जो हैं लग जाते हैं किसी एक शख्स को पैदा होने में, जो समाज को सही रास्ता दिखाता है, जो समाज को सही दिशा में ले जाता है। तो मैं सुलभ से तो वाकिफ था, लेकिन पाठक साहब से वाकफियत नहीं थी। तो एक दिन एक रिक्वेस्ट आई कि एक शायर हैं जिन्होंने दीवाने गालिब शाया किया है, और वो मुझे पेश करना चाहते हैं। तो मेरा कुछ शायरी की तरफ रुझान रहता है, तो मैंने कहा ज़रूर लाइए, दीवाने गालिब मुफ्त का मिल जाएगा और क्या चाहिए। तो एक नौशाद साहब पाठक साहब के साथ तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा पाठक साहब हैं, इन्होंने ही ये किताब छपवाई है। तो बातचीत चलती रही, तो मैंने पाठक साहब से कहा कि आपने एक ऐसा बर्ताव, एक ऐसी तब्दीली लाई है कि सारे मुल्क में आप को माना जा रहा है कि आपने कैसे सैनिटेशन में काम किया है। तो क्या मेरे इलाके में जो कि बहुत पसमानदा इलाका है, कोई 200 किलोमीटर जम्मू से है, पहाड़ी इलाका है, तो मैंने कहा कि क्या आप कुछ वहाँ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं जाऊँगा। तो ये खुद चल के उस दूर दराज इलाके में पहुँचे। वहाँ से कुछ लोग आए हैं आज, वहाँ गए, उन लोगों से मिले, और वहाँ पे लोगों को बताया कि कैसे ये सैनिटेशन का प्रोग्राम आगे लिया जा सकता है। और वहाँ पर 2 सेंटर खोल के आए, एक कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए, और एक सिलाई सेंटर जिसका भी इन्होंने जिक्र किया। उस जगह का नाम उखड़ाल है, जो मेरे गांव से कोई 5 किलोमीटर दूर है। अब वो तहसील हेडक्वार्टर बन चुका है। तो मैं जब भी जाता हूँ तो मैं उस सेंटर में ज़रूर जाता हूँ। मैं देखता हूँ खुद कि वहाँ पर कम से कम 100-150 लड़कियाँ जो स्कूल में पढ़ती भी हैं, लेकिन स्कूल के टाइम के बाद जाके ये काम सीखती हैं, कंप्यूटर्स और सिलाई। तो जब भी मैं जाता हूँ तो ये लोग बड़े हैरानगी से पूछते हैं कि ये शख्स जो है नेता नहीं है, हमने कभी वोट नहीं देना है इसको। आमतौर पे लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। जैसे उषा जी ने बताया ना कि जब पहली बार मिले इनको तो इन्होंने सोचा ये भी शायद कोई सियासतदान है जो अपना ऐसे बहला रहे हैं कि हम आपको काम दिलाएंगे वगैरह। तो मेरे लोग भी हैरान थे कि ये एक आदमी जो बिहार से हैं, जो दिल्ली में होते हैं, ये सैकड़ों किलोमीटर दूर आके इस पसमानदा इलाके में, इस दूर दराज इलाके में आके हमारी मदद कर रहे हैं। इनकी क्या मंशा है, क्या इनको चाहिए हमसे? हमें तो इन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ना यहाँ से, तो हम क्या दे सकते हैं? तो इनकी जो बेलौस मोहब्बत करने का जो इनका है, काम करने का एक जो इनकी तबीयत है ऐसी, वो जो है इनको एक बहुत ही हरदिल अजीज़ लीडर के तौर पे उभारा है उसमें। मुझे लगता है कि आज के इस खुदगर्ज माहौल में जब कोई भी आदमी दूसरे आदमी के लिए कुछ करने के लिए बगैर किसी गर्ज के तैयार नहीं, इस किस्म के शख्स जो हैं, इस किस्म के लोग बहुत कम हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पद्म विभूषण काफ़ी नहीं, हमारी डिमांड भारत रत्न की है। और हमारे साथ आज माहे महिम रामनाथ कोविंद जी बैठे हैं। अगर ये आज भी उस बड़ी कुर्सी पे फायज होते तो शायद अपना कल ही अनाउंस हो जाता, लेकिन अगर आज अब वो वहाँ से फारग हो चुके हैं, इनका लफ्ज़ जो है, इनकी मौजूदगी जो है इस प्रोग्राम में, इनकी मौजूदगी, इनका आना इस प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक करता है, ये सर्टिफाई करता है कि ये शख्स
बेदाग है और इस शख्स ने वो खिदमत की है जो शायद इस मुल्क में सैनिटेशन के पहलू में, सैनिटेशन के सेक्टर में किसी ने नहीं की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रिकॉग्निशन सिर्फ आप लोगों के तक ही नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। जब सुप्रीम कोर्ट में वृंदावन में विडोज की कंडीशन के ऊपर एक पिटीशन फाइल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने देखना शुरू किया कि ये जिम्मेवारी किसको सौंपे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुलभ को ये जिम्मेवारी सौंपी। तो एक ऐसी एनजीओ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी एतमाद हो, जिसकी ईमानदारी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एतमाद हो, और फिर सुलभ ने इन बुजुर्ग औरतों का ख्याल रखा और आज इनको मेन स्ट्रीम में ला के, आपने देखा यहाँ बैठे हैं ये, कैसे इनकी ज़िंदगी को ही बदल दिया है। तो मुझे लगता है खा वो ड्रिंकिंग वाटर का सेक्टर है, खा वो बुज़ुर्गों की देखभाल का सेक्टर है, खा वो एजुकेशन है, खा वो सैनिटेशन है, एक नहीं कई ऐसे जो समाजी काम हैं उसमें पाठक साहब ने पहल की है और उसमें बहुत कामयाबी भी मिली है। और ज़रूरी है कि जब ईमानदारी के साथ आप फैसला कर लो और तन मन के साथ लग जाओ उस काम में, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो आज के इस प्रोग्राम की सबसे अहम कड़ी ये है कि पाठक साहब ने जो दानिश्वर हैं हमारे समाज में, जैसे प्रोफेसर साहिबान हैं, वाइस चांसलर्स हैं, जो लीडर है एजुकेशन के फील्ड में। आज तो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर साहब को भी दावत दी थी, वो नहीं आ सके, लेकिन इन लोगों को इकट्ठा करके और इनके साथ डेलिब्रेशंस करके कि इस मूवमेंट को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है आज के इस प्रोग्राम की। क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स की इख्तरा नहीं है, एक शख्स की सोच नहीं है। ये चाहते हैं कि अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग प्रपोजल्स, अलग अलग सजेशंस जो आ सकती हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी ली जाएं। ये मिलजुल के काम, ये मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। सारे मुल्क में इस सैनिटेशन के नाम पे, जैसे गवर्नर साहब ने फरमाया कि हज़ारों करोड़ सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है इस मुल्क में, हज़ारों करोड़। सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल का जो चैलेंज है वो गैर मामूली चैलेंज, बहुत मुश्किल है। और आप बताइए उसमें प्लास्टिक सबसे बड़ी परेशानी का बायस है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मैं ये सोच रहा था, प्रोफेसर साहिबान हैं, भाई वीसी साहिबान हैं, जहाँ शायद इस इशू के ऊपर भी बात करेंगे कि जो प्लास्टिक कंपनीज जो प्लास्टिक बनाती हैं या जो कंपनीज अपनी गुड्स को मार्केट करती हैं प्लास्टिक कंटेनर्स में, ये जिम्मेवारी उनके ऊपर क्यों ना आयद की जाए, क्योंकि वही तो फैला रहे हैं इस प्रॉब्लम को। ये तो हो नहीं सकता कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपने कारोबार के लिए कुछ भी प्रोड्यूस जो है वो कंटेनर जो प्लास्टिक का है उसमें बेच दे और फिर समाज को कहे कि भाई अब तुम्हारी लायबिलिटी है, सरकार को कहे कि तुम इसको इकट्ठा करो और इसको डिस्पोजल के लिए सोचो। वो कंपनी जो इस चीज़ की वजह, इस पोल्यूशन की या इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह है, उसके ऊपर जिम्मेवारी क्यों ना आयद की जाए। क्या इस किस्म का कोई कानून बन सकता है? इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इशूज़ दैट कैन बी कंसिडर्ड कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। अब प्लास्टिक जो है वो अगर मिनिमम, अगर थिनेस्ट प्लास्टिक है जिसका माइक्रोन बहुत कम होते हैं, तो उसमें जो लोग गरीब गुरबा जो चुनते हैं प्लास्टिक को, उनको भी फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक प्लास्टिक मोटे बैग मोटा ना हो उसमें प्लास्टिक की जो क्वांटिटी है, जो उसका वॉल्यूम है, कम रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर प्रोफेसर साहिबान और दूसरे जो लोग हैं, जानकार लोग, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, सब लोग जो इस सेमिनार में शामिल होंगे इसके ऊपर बात करेंगे। मैं इस बात को मानता हूँ कि आप सब लोग आज हमारे चीफ गेस्ट जो हैं प्रेसिडेंट साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब गोविंद साहब को सुनने के लिए सुबह से बैठे हैं। हमने अपनी दास्तान शुरू कर दी,
लेकिन असल बात तो ये है कि कोविंद साहब की कही हुई बात, उनका दिया हुआ मैसेज जो है हमारे लिए मशल राह होगा, हमें रास्ता दिखाएंगे और इस मुहिम को आगे ले जाने में मदद करेंगे। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया करता हूँ पाठक साहब का कि उन्होंने मुझे दावत दी। ख़ास तौर पे मैं उनको शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे अपने गांव में जाके उन्होंने वो 2 सेंटर खोले जो आज तक चल रहे हैं और उनकी देख रेख में बहुत अच्छा कारोबार उनका वहाँ काम चल रहा है। सब लोग बहुत मुतमईन हैं। वो ऐसा इलाका था जहाँ पे मिलिटेंसी ने भी कई बार अपना सर उठाने की कोशिश की, लेकिन बिला लिहाज मज़हब मिल्लत वहाँ पे हिंदू मुसलमान सब जो लोग हैं वो आराम से उन सेंटर्स में जाके, लड़कियाँ ख़ास तौर पे जो जिनके लिए रोज़गार के ज़रिए बहुत कम है उस इलाके में, उनको अगर आप रोज़गार मुहैया कर सको, उनको कुछ ऐसा काम दे सको जिससे कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ सके, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो उस लिहाज से बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ पाठक साहब का और इनकी शफ़क़त का, इनकी मेहरबानियों का हाथ हम सब के सर पे रहे। इसी दुआ के साथ आपका सबका शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।